हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आपको thumbnail से ही पता लग गया होगा आज जो क्लास होने वाला है हमारा पॉलिटी के ऊपर होने वाला है, जो कि बहुत ही बेस्ट क्लास होने वाली है। अपने मैं कहता हूं कि आप अच्छी क्लास देखना और उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। आपसे पक्का 100% क्वेश्चन जो है लगेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर जो आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम हमारा इरेज फेलियर है। यहाँ पर आपको जो है हमारी आने वाली वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर लें जल्द से जल्द, ठीक है। यहाँ पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाती है वैसे, ठीक है ना। आप पीडीएफ और क्या कहते हैं वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जो है जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संविधान के प्रियम्बल से, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से, हमारा जो प्रियम्बल है, ठीक है। आपको पता ही है। देखिए, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में देख लें, और जो हिंदी वाले हैं जैसे कि हम हाँ ठीक है ना भाई, हम जो है उत्तराखंड वाले ही हैं, तो आपको पता ही है। तो हम जो है हिंदी में ही पढ़ते हैं अधिकतर। देखिए पढ़ते हैं, देखिए। हम भारत के लोग, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इकद्वार इस संविधान को एकीकृत निय- अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। देखिए, ये हो गया आपका प्रियम्बल, ठीक है, उद्देश्य का। देखिए, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं वो हम अभी आगे देखते हैं, आपको बताता हूँ अभी। बट मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस चीज को याद कर लें, क्योंकि हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें जो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पथ निरपेक्ष, इन सभी का ही पोस्टमार्टम हम अभी करते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, जो प्रस्तावना है। देखिए, प्रस्तावना में जो संविधान का जो स्रोत है वो क्या क्या है। देखिए, संविधान का जो स्रोत है वो हम खुद हैं, भारत के लोग, ठीक है। आपको पता ही है संविधान का स्रोत, यानी कि संविधान को बनाया किसने है। यानी कि देखिए, संविधान को बनाया तो हमारे भीमराव अम्बेडकर और समिति की समिति वगैरह बनी, वो सब कुछ हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पर इसको जो है जो स्रोत जी, मतलब जो संविधान बना है, बेस क्या है? बेस है इसका भारत के लोग, हम खुद इसके बेस हैं, ठीक है ना। स्रोत हमारा ये है। अगर जब स्वरूप की बात करें तो इसमें देखिए कुछ वर्ड्स आए थे, आपने पता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना। समाजवाद, समाजवाद का मतलब क्या है आपका कि सभी लोगों से मतलब सब इक्वल है, ठीक है ना। समाज को, यानी कि अगर जो किसी को बढ़ाना है तो पूरे समाज को आगे बढ़ाना, समाजवाद, हम समाज के लिए सोचते हैं, ठीक है ना। कोई मतलब ऐसा नहीं कि हम धर्म वाले नहीं है, समाज के वाले हैं, ठीक है ना। अगर हम पथ निरपेक्ष की बात करेंगे, देखिए पथ निरपेक्ष वही आ गया। देखिए, अगर जो हम कभी किसी, जैसे कि आप मान लीजिए किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं, ठीक है ना, तो आप जो है वहां पर आप जो जॉब करेंगे, आप कोई भी काम करेंगे तो आप किसी उसे धर्म को बीच में नहीं लाएंगे, ठीक है ना। आपने जो काम करना है वो आपने एक न्यूट्रल होके बात करनी है, ठीक है ना। समझ गए शायद इस बात को आप। ठीक है ना, वहां पर आप एक पथ निरपेक्ष होता है, एक धर्म निरपेक्ष होता है, ठीक है ना। दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। अगर जो आप धर्म निरपेक्ष के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है ना, एक धर्म निरपेक्ष होता है ना जो, अगर जो आप इसके हिसाब से करते हैं तो यहाँ पर आप गड़बड़ियाँ खा जाते हैं, ठीक है ना, धर्म निरपेक्ष के उसमें। बट अगर जो आप पद निरपेक्ष करेंगे तो हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स हैं वो सब इसी में ही काम करते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। लोकतांत्रिक, आप समझते हैं लोकतांत्रिक मतलब जैसे कि आपने जो इब्राहिम लिंकन थे, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा था कि जनता के लिए और जनता से, इस तरह की कोई उनकी इंग्लिश में हैगी, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा था कि मतलब जनता से ही जुड़े हुई चीजें जो है आपकी लोकतांत्रिक हो गई। गणराज्य मतलब, देखिए गण एक राजा होता है, ठीक है। राजा अगर जो मतलब राजा का जो बेटा होता है वो राजा बनता है, समझते हैं। तो एक वंशानुगत होती है और एक गणतंत्र होता है, यानी कि गणतंत्र मतलब यहाँ पर चुना जाता है। यानी कि अगर जो हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रपति की या किसी की भी बात करें तो चुना जाता है।
वो वंश के आधार पर जो है नहीं अपनी जो है पोस्ट पाता, ठीक है ना। तो आप शायद इसी समझिए होंगे। इसके बाद देखिए हमारा जो उद्देश्य था, संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है, देखिए न्याय। ठीक है, न्याय किस तरीके से, सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, इन तीनों ही क्षेत्रों में अगर जो हमें न्याय देना है, तो ये इसका उद्देश्य था। स्वतंत्रता देनी, यानी कि अगर स्वतंत्रता देनी है तो सभी को स्वतंत्रता देनी है, यानी कि स्वतंत्रता किस बात की, आगे बढ़ने की। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि मतलब गलत आप क्राइम भी कर रहे हैं तो भी आपको स्वतंत्रता नहीं, आगे बढ़ने की, यानी कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है ना, अगर जो आप इंडिविजुअली आप चाहते हैं कि मैं खुद बढ़ूं, ठीक है, आप अपने परिवार को बढ़ाएं, फिर आप अपने क्या कहते हैं आसपास का जो इलाका है उस सबको बढ़ाएं, तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं समता, यानी कि समानता, यानी कि आप समझते हैं कि सभी जो है सब समान है। ठीक है, ये मैंने अभी आपके यहाँ पे समाजवाद में भी बात कर ली, ये सभी जो है सब समान है। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, यानी कि आपकी इंडिविजुअल एक रिस्पेक्ट है। ठीक है, रिस्पेक्ट, गरिमा। ठीक है, तो आप इससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, यानी कि राष्ट्र क्या है, एक है। ठीक है ना, इसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, इस सब चीजों के आप देख सकते हैं। बंधुत्व, यानी कि आप ये इन सब चीजों से क्या है, राष्ट्र बंधा हुआ है, यानी कि ये सब चीजें जो है एक आदमी जो है इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए एक आया था बरोबरी संघवाद 1960, इसमें क्या कहा गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि संविधान जो है, वो सॉरी जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो है आपका संविधान का अंग नहीं है। इसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता, किसमें, जो है आपका बरोबरी संघवाद में। ठीक है, बट आपका जब केशवानंद भारती का जो केस आया उसमें 1973 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न अंग है। ठीक है, इसमें जो है जो है जो हम चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो या सुधार हो, तो वो हो सकता है, पर जो वो सुधार है वो किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, वो सब चीज बात किसमें करेगी, हमने क्या केशवानंद भारती केस में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। आगे हमारा इसमें सबसे पहला प्रियम्बल में जो संशोधन हुआ, वो कब हुआ, 4200 संशोधन 1946। ठीक है, जिसमें हमारे कौन कौन से वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीन वर्ड क्या करे गए हमारे, जोड़े गए कब, 42 संशोधन 1946। क्वेश्चन आ जाता है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ये मतलब कौन से सबसे पहला संशोधन कब हुआ प्रियम्बल में, तो 42 संशोधन 1946, और कौन कौन से वर्ड जोड़े, तो समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन वर्ड क्या करेंगे, जोड़े गए। ठीक है, देखिए आगे हम आपको बताते हैं। देखिए एक होती है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में हमें क्या पता लगता है कि हमारा जो शासन है, शासन किस तरीके से चलेगा। ठीक है, शासन जैसे कि हमारे जो देश में जो सब कुछ चीज चल रही है, जैसे जैसे हमारे लिए एक इंडिविजुअली है, या फिर शासन किस तरीके से चलेगा, वो हमारे इंडियन पॉलिटी के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद अगर जो आपने इस शासन की मतलब किसी भी चीज को नहीं माना, तो वो आपके लिए क्राइम बन जाता है। ठीक है, बट वो गलत होना चाहिए। ठीक है, अगर जो वो क्राइम बनता है तो उस क्राइम के हिसाब से आपको जो है सजा मिलेगी। और जो सजा देता है वो कौन देती है, हमारे इंडियन पेनल कोड 1960। ये किसके लिए होता है, ये पुलिस वालों के लिए होता है। ठीक है, यानी कि जब आप कोई क्राइम कर लेते हैं और उसके बाद जो आपकी खाल ताड़ती है ना पुलिस, तो वो सब चीज जो होती है इंडियन पेनल कोड 1960 के अंदर आती है। ठीक है, अब पुलिस के बाद जो पुलिस अगला जो है आपको पता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है किसी भी आदमी को, तो वो सब चीजें हम कहा उसके बाद जब जो कोर्ट फैसले लेता है, वो दंड प्रक्रिया संहिता, यानी कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973। ठीक है, ये चीज होती है हमारे कोर्ट के लिए। ठीक है, हमने क्या पढ़ना है यहाँ पर, हमने पढ़ना है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ना है क्योंकि मेन टॉपिक हमारा इंडियन पॉलिटी है। बट मैं इसे बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। देखिए देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डेट सीधा सीधा क्वेश्चन में आपसे पूछ लेती है। ठीक है ना, यानी कि सॉरी एग्जाम में जो है पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर जो हम बात करते हैं 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946, इसमें क्या हुआ था, हमारे अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे किन्हें, सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा को हमारा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था कब, 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, ये अध्यक्ष क्यों चुना गया, मतलब अध्यक्ष ही उस चीज के लिए यानी कि हमारे जो राष्ट्र का जो यानी कि संविधान बन रहा था, उस टाइम पर जो कमेटी बैठी थी उसकी अध्यक्ष की बात हो रही है। ठीक है, अगर जो हम बात करते हैं 11 दिसंबर 1946, इसमें क्या हुआ था, हमारे स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है,
उसके बाद आती है 13 दिसंबर 1946, जिसमें जो है जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था, उद्देश्य प्रस्तावना सभा के सामने क्या करा था, प्रस्तुत करा था। उद्देश्य प्रस्तावना यानी कि हम प्रियम्बल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो हम बात करेंगे प्रियम्बल कब जो है संविधान सभा के सामने प्रस्तुत हुआ था, तो हमारे पास डेट आती है 13 दिसंबर 1946, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रस्तावना स्वरूप, प्रारूप, ठीक है, प्रस्तावना का किस तरीके से प्रारूप होगा, वो हमारा कब हो गया था, 22 जनवरी 1946, ठीक है। ये हमारा प्रस्तावना प्रारूप का जो है डेट है। अगर जो हम बात करें 29 अगस्त 1947, इसमें क्या हुआ था, इसमें 7 सदस्यों की क्या करी थी, एक समिति गठन करी थी, ठीक है ना। इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या इसमें क्या क्या नाम है, वो अभी आपके थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको सब कुछ पता लगेगा, ठीक है। आप वीडियो के साथ बने रहे। अब देखिए एक हुआ था 21 जनवरी 1948, इसमें क्या हुआ था, V N Rao ने मसौदा, मसौदा मतलब होता है कि नकली, यानी कि एक कच्चा, यानी कि जैसे कि आप करते हैं ना कि जब आप क्वेश्चंस करते हैं मैथ्स के, तो एक बार रफ कॉपी में कर लेते हैं और उसके बाद फिर फेयर में करते हैं। ऐसा हम छोटे बचपन में करते थे, बट अब जब हम कंपटीशन में आ गए तो हम सीधा, हमें सिर्फ आंसर से मतलब होता है, ठीक है ना। तो वो सब चीजें थी, एक मौजूदा संविधान जो है सभा के सामने क्या हुआ था, प्रारूप हुआ था। उसके बाद 14 सितंबर 1948 हमारा हिंदी क्या करी थी, राज्यभाषा चुन गई थी। यानी कि देखिए ये क्वेश्चन आता है, हमारा हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, देखिए डेज में भी आता है, तो आप उसमें लिख सकते हैं 14 सितंबर 1948, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या है, देखिए 26 नवंबर 1948, जिसमें क्या होता है, संविधान सभा के सभा ने संविधान को अपनाया था। संविधान, देखिए क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट यहाँ से, इस संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया, तो देखिए वो आ जाता है 26 नवंबर 1948, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो देखिए 24 जनवरी 1950, ये भी आपको शायद ध्यान में ही होगा। देखिए जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तब देखिए उसमें ये सब चीजें सब कुछ खोल के बताएंगे, बट जो है अभी आप सिर्फ ये देखते रहें कि आपको जो भी चीज बताया जा रहा है ना, आप उसे याद करते रहें, ऐसे नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 1950, देखिए इस टाइम पर क्या हो गया था, संविधान लागू हो गया था। देखिए क्वेश्चन दोनों चीजें पूछता है। देखिए क्वेश्चन ये पूछता है कि संविधान को कब अपनाया गया, तब बात आती है हमारी 26 नवंबर 1948। अब अगर जो ये पूछता है कि संविधान लागू कब हो गया, तो 26 जनवरी 1950। तो आप देखिए दोनों चीजें याद है, 26 नवंबर 1948 में हमने संविधान अपनाया, और 26 जनवरी में हमने संविधान लागू हो कर दिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 26 जनवरी 1950, ये 1950 है भाई, ठीक है। 1950 को हमने क्या करा, राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया। आपको पता है हमारे वो अशोक स्तंभ वगैरह, ये जो भी आपको हमारा राष्ट्रीय उसमें चिन्ह में है, आपको पता ही होगा। तो ये हमने कब अपनाया था, 26 जनवरी 1950 को जो है हमने अपनाया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। आगे देखेंगे, जो देखो मैं आपको ये बताता हूँ जो हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके पॉलिटी से अधिकतर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। वही चीज हम जो है डिस्कस करेंगे, कि अभी वो टाइम नहीं है कि आप जो है पूरा डिटेल में पढ़ें। डिटेल में पढ़ने के लिए हम दोबारा वीडियो बनाएंगे डिटेल के लिए, ठीक है। बट अभी मैंने यानी कि डिटेल का मतलब है, देखिए अभी डिटेल में पढ़ाएंगे, पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सारे हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, जितने हमारे इंपॉर्टेंट्स आते हैं उतने की हम बात करेंगे, ठीक है। अगर जो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है राइट टू इक्वालिटी। देखिए अगर आप बता सकते हैं कि राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हम राइट टू इक्वालिटी के अंदर बात करेंगे। अगर जो हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम हम कहाँ से बात करेंगे, 18 से लेके 22, यही तो है। और उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देखिए आपको मैं पढ़ाऊंगा हिंदी में ही, बट ये आप एक तो पन्ने देख लीजिए जिसमें हिंदी में इंग्लिश में भी लिखा है, बट मैं आपको प्रत्येक राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो मतलब ये आपको शायद थोड़े बहुत तो इंग्लिश आपको होगी, अगर जो आप किसी अच्छे खास एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये आपका 23 से 24 तक आता है, ठीक है। आर्टिकल 23 से 24, ठीक है। अगर जो हम बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप कोई सा भी धर्म अपनाएं, ठीक है। तो उसके लिए अगर जो बात करें तो आपका 25 से लेके 28 तक के, अगर जो हम आर्टिकल की बात करें तो आपका कहाँ पर आता है, ये राइट टू फ्रीडम, 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। अगर जो बात करें हम पढ़ाई की और कल्चर की, यानी कि आपको पढ़ाई करने का भी अधिकार है और किसी भी कल्चर को अपनाने का अधिकार है, इसकी अगर जो बात करें तो ये आपका 29 से लेकर 30 तक के आर्टिकल के अंदर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर राइट फॉर
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करें तो ये आपका आर्टिकल नंबर 32, ओनली आर्टिकल 32 के एक ही आर्टिकल के अंदर ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ना है। और क्या पढ़ना है आपने, देखिए और आपने पढ़ना है, देखो प्रेसिडेंट पढ़ना है। ठीक है, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62, 72, 143 आर्टिकल। ठीक है, ये आपने पढ़ना है। आपने आर्टिकल 79 पढ़ना है जिसमें हमने पार्लियामेंट पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद 80 पढ़ना है जिसमें राज्यसभा होगी। 81 पढ़ना है लोकसभा। 84 क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। ठीक है, 88 राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट हाउसेस, इनके बारे में आपने पढ़ना है। ठीक है, और देख लेते हैं। और आपकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आती हैं जिसमें हम आर्टिकल 76 के बारे में पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, 165 आर्टिकल, ये है आपका एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, 148 कैग, 279 ए गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस कन्वर्स। ठीक है, 280 फाइनेंस कमीशन, और 315 यूपीएससी। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारे कुछ और भी कुछ बॉडीज हैं। 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग। ठीक है, 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ऑफ कास्टेज। ठीक है, जिसमें कि आप बिफोर क्राई वो बैकवर्ड क्लासेस और एसटी, ठीक है, एससी एसटी एससी, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा भारत के कुछ जो संविधान के अंदर भाग है। ठीक है, देखिए संविधान जो बनाया है जिसमें आर्टिकल है, आर्टिकल कितने हैं हमारे 395, और भाग कितने हैं, अगर जो हम भाग की बात करें तो भाग हमारे पास कितने हैं 22। अगर जो हम क ख ग में मिला लें, जैसे कि आप देखते होंगे जैसे कि मैंने 4 क लिखा है, अगर जो हम क 4 का तो इसके हिसाब से हमारा देंगे 25। ठीक है, ये सब चीज आप देख लेना। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, बाकी तो मैं समझता नहीं, आपको शायद कुछ ना कुछ तो पता ही होगा इसके बारे में। ठीक है, नहीं पता तो आप देखते रहिए, इसमें आपको सब पता लग जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा जो भाग ए है वो क्या कहता है, भाग ए एक, ये कहता है संघ एवं भारत के राज्य के क्षेत्र, इनके बारे में जो हम पढ़ेंगे भाग एक में पढ़ेंगे। देखिए इन सब चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि आपको देखो अभी बहुत मजा आने वाला है आगे। ठीक है, भाग दो जिसमें हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, भाग तीन मौलिक अधिकार, भाग चार राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं। देखिए इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, तो ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार। तो आप सीधा सीधा लगा देंगे भाग तीन। ठीक है, ऐसे ही राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिसमें हम चार में पढ़ेंगे, और चार क्या है फंडामेंटल राइट्स। अगर जो हमसे ये पूछ लेता है क्वेश्चन कि हम मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के किस भाग में किया गया है, तो देखो यहाँ आपको शायद कंफ्यूजन होगा, इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि संविधान के किस भाग में किस चीज की चर्चा की गई है। ठीक है, तो चार कॉम में क्या करी गई है आपकी, फंडामेंटल राइट्स की क्या करी गई है, चर्चा की गई है। भाग पांच में केंद्र की। ठीक है, देखिए इन्हें याद करने का ना एक तरीका है, देखिए मैं बता दूं, देखो नागरिकता, नागरिकता के बाद देखो लोग हैं तो उन्हीं के क्या होंगे, अधिकार भी होंगे, तो मौलिक अधिकार हो गया। मौलिक अधिकार जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये सब चीजें आ गई, फिर उसका फंडामेंटल राइट्स आ गए। ठीक है, यानी कि लोगों के हमारे जो है अधिकार भी होंगे। फिर आ गया सेंटर, सेंटर के बाद राज्य, राज्य के बाद निरस्त। ठीक है, फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, फिर पंचायत के बारे में बात कर ली, फिर नगर पालिका, सहकारी समितियां, और इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। फिर केंद्र एवं राज्य के बीच में जो हमारे संबंध है, यानी कि बीच में रिलेशनशिप्स हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे। वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद के बारे में, देश की आंतरिक व्यापार और वाणिज्य के बारे में, ये सब चीजों के बारे में हम भाग 13 में पढ़ लेंगे। और केंद्र एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं आती हैं, यानी कि जो इनके बीच में सर्विसेज आती हैं, इनको हम भाग 14 में पढ़ लेंगे, और 14 के हम अधिकरण के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए अभी कुछ भाग और हैं, क्योंकि 22 तक मैंने बताया थे, 15 में हम निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, वो है हमारा भाग 16। ठीक है, राजभाषा हिंदी आपको पता है किसके अंदर है, भाग 17 के अंदर है। आपात संबंध, आपात कितने प्रकार के होते हैं, आपात होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कौन कौन से, आर्थिक आपात, और कौन तीन प्रकार, आर्थिक आपात था, और एक मिनट रुकिएगा मैं याद करता हूँ। अब वो आर्थिक आर्थिक आपात नहीं, वित्त आपात कहते हैं, आर्थिक आपात को ही हम ये कहते हैं, वित्त आपात कहते हैं। एक होता है हमारा राज्य आपात, क्योंकि स्टेट लेवल पर जो आपात लगाया जाता है, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले अभी सुना भी होगा कि जो पंजाब में जो है प्रधानमंत्री जी की जो उसमें चूक हुई थी सिक्योरिटी में, उस टाइम पर राज्य आपात की बात करी थी जो है सेंटर ने। और एक होता है हमारा राष्ट्रीय आपात, जिसमें हम पूरे ही
जो कंट्री है ना उसमें हम अपात लगा देते हैं, जैसे कि आपको पता है इंदिरा गांधी के टाइम पर जो है हमारा जो है अपात लगा था। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होगी अपात के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे विविध। ठीक है, और फिर आता है संविधान संशोधन भाग 20 के अंदर। ठीक है, फिर आता है भाग 21 के अंदर स्थायी सांस्कृतिक और विशेष प्रावधान, और भाग भाग 22 के अंदर संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक हिंदी अधिकृत पाठ और निशान, यानी कि इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और हम आज स्टार्ट करते हैं अपना भाग एक, भारत के राज्य क्षेत्र। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अगर जो आप इसकी बात करते हैं तो ये हो गया हमारा भाग एक। अगर जो भाग एक के अंदर हम बात करें कि कितने अनुच्छेद आते हैं, तो भाग एक के अंदर आते हैं हमारे 1 से लेके 4 तक के अनुच्छेद हमारे किसके अंदर आते हैं, भाग एक के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल फर्स्ट में, लिखता रहता हूँ, आपको जो है इससे आसानी होगी जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर जो हम बात करते हैं आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल फर्स्ट में क्या गया है, आर्टिकल फर्स्ट में 3 बात कही गई है। ठीक है, कौन कौन सी, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, इसका मतलब आप समझते हैं, यानी कि जो भारत जो बना है ये राज्यों के, यानी कि अलग अलग राज्यों से मिलकर जो है एक जो है भारत बना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद दिमाग में कौन सा क्वेश्चन आएगा कि अब ये कौन कौन से राज्य हैं। अब देखो यहाँ पर आपको इनके बारे में नहीं बताया आपको, यहाँ पर अगर जो आपने राज्यों के बारे में जानना है तो आपने कहाँ जाना पड़ेगा, अनुसूचियों के अंदर। ठीक है, अनुसूची यानी कि आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, तो शुरुआत के जो 1-2 पन्ने हैं वहां पर आपको अनुसूचियां दे रखी हैं, शेड्यूल्स जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो आप वो पढ़ लेना, आप समझ जाएंगे उनमें जो है भारत के जो है राज्य के बारे में लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है, यानी कि दूसरी बात क्या लिखी हुई है, दूसरी बात लिखी है राज्यों को पहली अनुसूची, यानी कि आप समझते होंगे हम कहते हैं उन्हें क्या, शेड्यूल। ठीक है, में रखा है। ठीक है, दूसरी बात ये कह दी। इसके बाद तीसरी बात कह दी कि 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे, यानी कि राज्य। अब देखो पहले में कह दिया भारत राज्यों को संघ है, अब जो बहुत सारे राज्यों से मिलकर ही तो एक जो है भारत बना है, तो अब वो कौन कौन से राज्य हैं इनकी बात करने के लिए उन्होंने कह दिया कि ये सारे के सारे राज्यों को अगर जो आपने पढ़ना है तो पहली अनुसूची में रखे हैं उन्हें पढ़ लो। उसके बाद फिर हमें किस किस तरीके के हमारे जो क्षेत्र हैं इनकी बात करी गई है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि हमारे पास 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। ठीक है, 3 क्षेत्रों का, ऐसे लिखते 3 प्रकार के क्षेत्रों का, 3 प्रकार के क्षेत्र, इनका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, पहला राज्य, जो कि इस टाइम पर वर्तमान स्थिति में कितने राज्य हैं हमारे पास वर्तमान स्थिति में है हमारे पास 28 राज्य। ठीक है, अगर जो हम बात करें फिर यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, जैसे कि दिल्ली, यानी कि जो बड़े बड़े राज्य हैं, यानी कि बड़े बड़े जिनको बड़ा बड़ा क्षेत्रफल है, वो सब आ गए हमारे राज्य के अंदर, जो हमारे 28 है। अगर जो हम बात करें यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, अब हमारे पास यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश, वो कितने हैं हमारे पास, 8। ठीक है, 8 हमारे पास क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और एक प्रदेश और दे रखिए, अब बताओ और एक क्षेत्र कौन सा होगा, गैस करें। ठीक है, मैं बताता हूँ, एक क्षेत्र है हमारे पास अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र मतलब कब्जा करने वाला। ठीक है, ऐसा है, देखिए ऐसा है हमारे पास, हमने अभी तक वैसे कब्जा तो कहीं पर नहीं करा, बट अगर जो हमें मौका मिलना है ना इंडिया को कब्जा करने के लिए, तो मौका छोड़ने वाला भी नहीं है इंडिया। तो इस बात की जो है चर्चा जो है हमारे संविधान के भाग एक, वो भाग एक के आर्टिकल पहले ये बात कह दी है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम इसमें देखिए ये चीज तो शायद अब आप याद ध्यान रखेंगे, देखो आर्टिकल, देखो वीडियो के साथ साथ याद करते चलो, बाद में पढ़ने का कोई वो नहीं है कि आपने बाद में पढ़ना, अभी याद करते चलो। भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा है, 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, कौन कौन से, राज्य, यूनियन टेरिटरीज और अर्जित क्षेत्र, यानी कि स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड जो आपने मतलब कब्जे वाले क्षेत्र जो होते हैं अर्जित क्षेत्र उन्हें। ठीक है, वो क्या हो गया हमारे पास, 0 है अभी फिलहाल। ठीक है, ये सब चीज आपने पढ़ ली। इसके बाद अब हम जाते हैं भाग 2 में। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 2। ठीक है, थोड़ा पेन चेंज कर ले, मजा नहीं आ रहा इसमें, है ना, ये ले लेता है येलो वाला, ये ठीक, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 2 में लिखा है किसी भी राज्य, क्षेत्र और देश को भारत में मिला सकते हैं।
देखो अभी मैंने आपको बताया ना अर्जित क्षेत्र, अब जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश हमारा 1972 के समय जो है भारत में मिल गया था, ये आपको पता है ना, 1972 में। तो देखो किसी भी, मैं लिख देता हूँ आपको, किसी भी राज्य व क्षेत्र और देश को भारत में मिला सकते हैं, ठीक है ना। भाग दो में क्या बात कही गई है, किसी भी राज्य क्षेत्र को या देश को भारत में क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ये बात किसमें कह दी, आर्टिकल नंबर 2 में। ठीक है, देखिए इन्हें देखो ऐसे याद करना, देखो मैं साथ के साथ बताता चलूंगा, देखो आप सच्ची में याद कर लेंगे इन्हें। आर्टिकल नंबर 3, इसमें क्या गया है, किसी भी क्षेत्र का नाम हम, किसी भी क्षेत्र का नाम, सीमा बदल सकते हैं। ये हमारे किसके अंदर कह दी, हमारे आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। अब अगर देखो चौथा, अगर जो आप आर्टिकल देखो कितना दिमाग वाला है, चौथा आर्टिकल ये कहता है अनुच्छेद 2 और 3 को 368 से बाहर रखा गया है। देखो अगर जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना है, कोई भी सुधार करना है, तो हम आर्टिकल 368 के तहत करते हैं। और अनुच्छेद 2 और 3 को, ये देखो बहुत दिमाग का काम करा है जिसने ये बनाया ना आर्टिकल, आपको पता, वो जो है संविधान बनाया। देखो मैं लिख देता हूँ, अनुच्छेद 2 और 3 को जो है आर्टिकल 368, ठीक है ना, आर्टिकल 368 से बाहर रखा है, बाहर रखा है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता, ठीक है ना। अमेंडमेंट लिख देते हैं, अमेंडमेंट नहीं हो सकता। इस बात को आप समझ रहे हैं। देखो आर्टिकल नंबर पहला क्या कहता है, आर्टिकल कहता है, पहले में 3 बात कहता है, क्या, भारत राज्य का संघ है। अब राज्य कौन कौन से हैं ये आपने अनुसूची 2 में पढ़नी है। तीसरी बात ये कहता है भारत के पास, भारत के अंदर जो हम आर्टिकल के अंदर या वो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉलिटी के अंदर जो पढ़ेंगे, वो 3 प्रकार के क्षेत्र पाएंगे, कौन कौन से, राज्य, यूनियन टेरिटरीज और अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र हमारे पास 0 है, यूनियन टेरिटरीज 8 है, और राज्य हमारे पास कितने हैं, 28 है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 2 आता है, इसमें हम कहते हैं किसी भी राज्य व क्षेत्र को देश में, मतलब हम भारत में क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। किसी भी एरिया को, बाहर वाले एरिया को जो मिलना चाहे तो हम उसे मिला सकते हैं। तीसरा क्या कहता है, उसका हम नाम और सीमा क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चौथा क्या कहता है, 2 और 3 को हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। आर्टिकल 2 कोई मिलना चाहता है तो मिला लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज भी नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको इस बात को समझ में आए, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ते हैं भाग 2। देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा ना, हम बहुत फास्ट करने वाले हैं इसमें। देखिए पॉलिटी में ना, देखो बहुत जल्दी हम जो है आगे तक जाएंगे, ठीक है। अगर जो हम बात करते हैं भाग 2, आर्टिकल भाग 2, जिसमें क्या है, हमारी नागरिकता, ठीक है, नागरिकता। अगर जो हम नागरिकता भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप, अगर जो इसकी बात करते हैं, तो ये किसके अंदर आता है, भाग 5 से 11, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक के बीच में क्या आता है हमारा, ये आता है, ठीक है। देखिए या फिर अब वीडियो इतना ही बनाए या इसे नेक्स्ट पार्ट में पढ़े, वीडियो लंबा हो गया शायद यहाँ तक है, देखता हूँ कितना हो गया। पता तो लग नहीं रहा, चलो फिर भी जो है, चलो इसे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ से ही नागरिकता, ठीक है। यानी कि आर्टिकल, यानी कि जब हमारा संविधान नहीं बना था ना, जब हमारा संविधान नहीं बना था, और उसके पहले जो भारत के अंदर लोग रह रहे थे, ठीक है ना, उससे पहले जो भारत में लोग रह रहे थे, उन सभी को जो है नागरिकता, क्योंकि देखिए ये जो भाग, अगर जो भाग 2 नागरिकता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ आपका टेम्परेरी था, भाग 2 जो टेम्परेरी है, क्योंकि अब जो है इसका कुछ काम नहीं रह गया जहां तक उम्मीद है, ठीक है। शायद आगे भी ना हो,
कि अभी फिलहाल कोई काम नहीं है इसका। देखिए भाग दो नागरिकता, इसमें क्या कहा है, जो भारत में लोग, क्योंकि उस टाइम पर जब विभाजन हुआ था, यानी कि जब जो है विभाजन हुआ था, उस टाइम पर जो है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। उस टाइम पर शायद इन्होंने इसीलिए बनाया होगा, संविधान जो बना रहे थे उन्होंने शायद इसीलिए जो है इसे भाग दो को बनाया होगा नागरिकता को, ठीक है। अगर जो हम भाग पांच की बात करें, जैसे हमारे की बात करते हैं संविधान के प्रारंभ से ही, ठीक है, संविधान के प्रारंभ से क्या नागरिकता, ठीक है, या फिर सिटीजनशिप, ठीक है, ठीक है, संविधान के पहले से ही जो है। और इसमें और क्या बात की गई, देखो आर्टिकल 5 में तीन बात कही गई है। देखिए एक बात तो ये कह दी, संविधान के प्रारंभ से सिटीजनशिप। दूसरी, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, जिसका जन्म भारत में हुआ हो वो क्या होगा, भारत का एक नागरिक होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना इस बात को, जिसका जन्म, मैं लिख देता हूँ इस चीज को भी, जन्म भारत में, जिसका जन्म भारत में हुआ होगा वो भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। तीसरी बात ये कही थी, जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो वो भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, ठीक है। जिसके पिता, मतलब माता पिता, सॉरी, का जन्म भारत में हुआ, ठीक है, आप समझ लेना। मैं आपको बोल रहा हूँ इनको, देखो अभी अभी ये सारे के सारे ना आपको अभी याद हो जाने हैं, ठीक है। जिसका जन्म क्या हो गया हो, भारत में हुआ हो। अगली बात ये कहता है, ये देखो संविधान जो लागू हो हमारा, वो 26 जनवरी 1950 में हुआ, ठीक है। हमारा जो संविधान लागू हुआ वो हमारे देश में वो हुआ 26 जनवरी 1950 में। देखिए अगर जो कोई आदमी 26 जनवरी 1950 से पहले, ठीक है ना, अगर जो कोई आदमी 26 जनवरी 1950 से पहले अगर जो भारत में रह रहा है तो उसको भी नागरिकता मिलेगी। इसका भी प्रावधान हमारे जो है संविधान में कहा गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 5 में किस किस की बात कर रही है, संविधान के प्रारंभ से ही नागरिकता, जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसको नागरिकता, जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो उसको नागरिकता, और जो 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने से पहले जो है भारत में रह रहा है तो उसको भी क्या होगी, भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 6, ठीक है। आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 में क्या हुआ है, देखो पाकिस्तान से, देखिए जब विभाजन हुआ था तो हमने एक बात कही थी, पाकिस्तान से जो कोई इंडिया आने वाला है वो आ सकता है, इंडिया से अगर जो कोई पाकिस्तान जाना चाहे तो जा सकता है। तो इसीलिए आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से जो इंडिया आए थे, पाकिस्तान से जो इंडिया आए थे उनको नागरिकता, ठीक है, पाकिस्तान से जो इंडिया आए थे उनको नागरिकता। और जो मतलब इसमें भी दो बात थी, इसमें भी तो बात थी कि भाई ऐसा थोड़ी ना कि अब आ जाए कोई पाकिस्तान से इंडिया में, ऐसा थोड़ी ना है भाई कि इस टाइम पर पाकिस्तान से इंडिया में आ जाए और इंडिया की नागरिकता ले ले। ये बात कही गई थी 19 जुलाई 1900, लिख देता हूँ 19 जुलाई 1948 से अगर जो कोई पहले पहले आ चुका है, ठीक है ना, तो उसको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। और अगर जो कोई 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसको 6 महीने, ठीक है, 6 महीने के परमिट पर भारत की नागरिकता मिलेगी। पहले से 6 महीने रहना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि आया और उसे मिल गई, ले भैया तो भारत का नागरिक हो गया, ठीक है। ये है हमारे आर्टिकल नंबर 6 के अंदर। अगर जो आर्टिकल नंबर 7 की बात करें, देखिए अभी ये देखना, आप देखना, ये सारे के सारे आर्टिकल आपको याद हो जाने हैं, ठीक है ना। अगर जो हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 7 की, ठीक है, आर्टिकल नंबर 7, इसमें क्या कहा गया है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले, ठीक है, भारत से पाकिस्तान जो गए थे और उसके बाद फिर वहां पर देखा स्थिति सही नहीं है और फिर वापस आ गए, उनको भी नागरिकता मिली है, ठीक है। इनका भी प्रावधान है किसमें, आर्टिकल नंबर 7 में, ठीक है। इसमें एक बात और है भाई, ऐसा थोड़ी ना कि अब कोई मतलब पहले पाकिस्तान में गया हो और भारत में अब आ जाए और उसको नागरिकता दे दें, ऐसा नहीं है। देखिए 1 मार्च, ठीक है, डेट बताई थी इसमें, 1 मार्च 1947, वन
1 मार्च ऑफ 1947 के बाद अगर जो वो पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ गया, ठीक है, तो उसको 6 महीने का उसको भी परमिट में रखा जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर वो जो है भारत का नागरिक बनेगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 8 की बात करें। आर्टिकल 8 में क्या गया है, भारत में से जो मतलब भारत में तो पैदा हो गया, अगर जो भारत से बाहर रह रहा है, मान लो यहाँ पर पैदा हुआ और बाहर रह रहा है, उसको भी भारत की जो है नागरिकता मिलेगी, बट जो है वो भारत का हो, ठीक है। उसके बाद बाहर अगर जो उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, ठीक है ना, जो उसके आधार पर भी उसको नागरिकता मिल सकती है। मान लो कि आप जो है पढ़ने के लिए बाहर चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, ठीक है, बचपन से ही चले जाएं, ठीक है, तो और आपके मम्मी पापा आपके इंडिया में ही रहे, तो आपको उसके आधार पर भी नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 9, ठीक है। इसमें विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसमें किस बात की चर्चा करी गई है, इसकी चर्चा करी गई, विदेशी नागरिकता लेने पर क्या होगी, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर जो हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 10, ठीक है, आर्टिकल नंबर 10 में क्या कहता है, जब तक आप जब तक आप कोई ऐसा काम ना करें, ठीक है, जब तक आप कोई ऐसा काम ना करें जो कि आपके सिटीजनशिप में जो है बाधा तय कर सकता है, मतलब बाधा डाल सकता है, तो उस टाइम पर भी आपकी नागरिकता रद्द की जा सकती है, ठीक है। मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप आ गए, या कोई भी देश का विदेशी मेहमान हमारे, जैसे कि 26 जनवरी है इस टाइम पर हाल ही में, तो कोई मेहमान आता है, ठीक है, आपको पता है इस टाइम पर जो मेहमान है, अब की बार आप बता सकते हैं कि अब की बार जो आए हैं मेहमान कौन है, ये कुछ गल्फ कंट्रीज के जो कुछ जो है चीफ हैं शायद जो आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर जो आपने मान लीजिए उन पर कुछ ऐसी चीजें फेंक दी या फिर कुछ चीजें ऐसा कर दिया जिससे कि उन्हें ऊपर दिक्कत हो गई, तो उसमें क्या होगा, आपकी नागरिकता खतरे में आ सकती है, ठीक है, वहां पर आपकी नागरिकता जो है खतरे में आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 10, ठीक है, 9 की बात कर ली, 10, ठीक है। विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है, इस बात की चर्चा इस आर्टिकल में की गई है। अब हम बात करते हैं इसमें आर्टिकल नंबर 11, ठीक है, आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 में क्या किए, देखिए, संसद का गृह मंत्रालय, इस टाइम पर कौन है गृह मंत्री, बता सकते हैं क्या, मोटा भाई आप जानते ही हैं, ठीक है ना, वो कौन है, हमारे गृह मंत्री हैं, ठीक है, और राजनाथ सिंह कौन है, हमारे विदेश मंत्री हैं, वो सॉरी रक्षा मंत्री, ठीक है ना। तो संसद का जो गृह मंत्रालय है वही क्या करेगा, आपके नागरिकता पर कानून बनाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके दो भाग खत्म हो जाते हैं, ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इनमें, ठीक है। अ, ये लीजिए, भाग एक क्या कहता है, भारत राज्य का एक संघ है। दूसरा क्या कहता है, भारत को पहली अनुसूची में रखा गया है। तीसरी बात ये कहता है, भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, कौन कौन से, राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज और अर्जित क्षेत्र। राज्य कितने हमारे पास 28, यूनियन टेरिटरीज 8 है, अर्जित क्षेत्र 0 है। ये किसके बात करी जाती है, भाग एक के अंदर। भाग एक के अंदर कितने आर्टिकल आते हैं, 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल हमारे भाग एक के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर जो हम बात करें आर्टिकल 2, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है आपका, किसी भी राज्य या देश को हम क्या कर सकते हैं, भारत में मिला सकते हैं, ठीक है। भाग 3 क्या कहता है, किसी भी क्षेत्र का नाम और सीमा बदल सकते हैं। भाग 4 ये कहता है, अनुच्छेद 2 और 3 को आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है, इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत ही हम क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। भाग 2 नागरिकता, इसमें क्या बात की है, आर्टिकल नंबर, क्योंकि भाग 2 के जो स्टार्ट होता है 5 से लेकर 11 तक क्या जो है आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। अगर आर्टिकल 5 की बात करें, संविधान के प्रारंभ से ही अगर जो कोई भारत में रह रहा है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। जिसका जन्म भारत में हो उसको जो है नागरिकता मिल जाएगी। उसके माता पिता का, यानी कि जिसके भी माता पिता का जो जन्म है अगर जो भारत में हुआ है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। बट जो है 26 जनवरी से 1950 से पहले जो भारत में रह रहा है उसको भी नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हो गया था, ठीक है। इससे पहले से अगर जो कोई रह रहा है तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। भाग 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है, उन्हें भी नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर वापस आ गए, उन्हें भी नागरिकता मिल जाएगी।
ठीक है, ये बात किसमें गई, आर्टिकल नंबर 7 में कहा गई है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर जो भारत से पाकिस्तान गए और फिर वापस आ गए तो 1 मार्च 1947 से पहले पहले उन्हें भी नागरिकता मिल गई, किसमें, आर्टिकल नंबर 7 में। आर्टिकल 8 में क्या गई है, अगर जो कोई किसी का बच्चा अगर जो बाहर रह रहा है पर उसके माता पिता अगर जो भारत के अंदर पैदा हुए हैं तो उसे भी क्या कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 8 के अंदर उसको नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 10 कहता है जब तक आप कोई गलत काम नहीं करते हैं जिससे कि आपकी नागरिकता समाप्त हो, ओ सॉरी, जिससे कि आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, इस चीज की जो बात की है, इस चीज का जो है वर्णन किया गया है, ये आपके आर्टिकल नंबर 10 के अंदर किया गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि संसद का गृह मंत्रालय ही नागरिकता पर क्या करेगा, कानून बनाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे भाग नंबर 3 में। और भाग 4 में पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 4 क्या है पढ़ेंगे हम फिर मौलिक कर्तव्य, जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होने वाला है। चलिए मिलते हैं आपसे कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।